दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। आप जैसा जानते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे पूरी एक सीरीज़ चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आज हम बात करेंगे क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में उस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर आती है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज होते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत सीन क्रिएट कर देते हैं और इमोशनली आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी उनका इमोशन कुछ है, थोड़ी देर बाद उनका इमोशन कुछ हो जाएगा। मतलब इमोशनली वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो आज हमने क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में से एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लिया है, जिसके बारे में मैंने भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं अपने ओपीडी में जो कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि आपको नाम से ही लग रहा है कि एंटी सोशल यानी समाज के बिल्कुल विरुद्ध है। जो भी समाज के नियम होते हैं उन्हें तोड़ना है, वो उनको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अगर वो ड्राइव करते हैं तो फिर क्या रूल है, कितनी स्पीड में चलना है, किस लेन में चलना है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको बिल्कुल भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। ट्रैफिक नियम को वो कभी फॉलो नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मेरा बताने का मतलब ये है कि वो हर उस नियम को तोड़ेंगे जो कि हमने अपने समाज में बना के रखा है, चाहे वो नियम पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनके परिवार से रिलेटेड हो। हर परिवार के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, जीवन जीने के तरीके होते हैं, वो किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। वो हर तरह के नियम को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। वो इल्लीगल काम करते हैं। कोई भी लीगल काम में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। जितने भी इल्लीगल काम हैं, किसी को भी मार देना, किसी को भी गाली दे देना, रास्ते में किसी को भी अगर ड्राइव कर रहे हैं टक्कर मार देना और ऊपर से फिर लड़ाई भी करने लग जाना। उनकी अपनी कमी होती है, अपनी प्रॉब्लम होती है, फिर भी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। अड़ोस पड़ोस में लड़ाई करने लगना, किसी के साथ किसी भी मुद्दे पे लड़ाई करने लगना। एक मेरे पास पेशेंट आया था जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। वो सिर्फ अपने पड़ोस में इसलिए लड़ाई करता था क्योंकि उन्होंने कुछ गमले लगा रखे थे जो उसको पसंद नहीं थे। वो प्लांट्स उसको पसंद नहीं थे, इसलिए वो उनसे हमेशा लड़ाई करता था कि आपको ये प्लांट हटाने हैं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि आपके प्लांट मेरे रास्ते में मुझे रोज़ दिखाई देते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो वो उसने उन गमलों को हटाने के लिए एक दिन उन गमलों के ऊपर अपनी कार भी चढ़ा दी और उस पर उसको कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ, किसी भी तरह का शर्म नहीं आई। उसके माँ बाप उसको लेकर के आए थे और उसके माँ बाप बहुत ही परेशान थे। वो कभी भी दिन में, रात में, किसी भी टाइम अपनी कार को निकाल के चल देता था और स्पीड कभी भी 60, 70, 80 से कम में नहीं होती थी शहर में। तो इस बात से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे क्योंकि गाड़ी आए दिन उसकी वो कहीं ना कहीं टक्कर करके ले आता था। लेकिन वो किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था कि वो कहीं भी कुछ गलत करता है। किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को मार देना, और उसके लिए वो बहुत ही गर्व महसूस करता था कि मैं ऐसा करूँगा और मैं ऐसा करता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट रहता था। वो समझ ही नहीं पाता था कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग कभी भी ये नहीं समझ पाते कि उनके व्यवहार से सामने वाले को कितनी तकलीफ़ हो रही है या सामने वाला कितना शर्मनाक महसूस कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सामने वाले के इमोशन को समझ ही नहीं पाते कि अगला भी उनके व्यवहार से परेशान हो रहा होगा। ये उनकी समझ से बहुत ही दूर की बात है। तो वो उनकी समझ में आता ही नहीं है कि अगर मैं किसी के गमले तोड़ रहा हूँ, किसी को मैंने रास्ते में पीट दिया तो उसको तकलीफ़ हुई होगी, किसी को मैंने गालियाँ सुना दी तो उसको कितना बुरा लगा होगा, ये सब उनकी समझ में नहीं आता है। ना ही उनको पछतावा होता है अपने किसी भी गलत काम का और ना ही किसी भी तरह की उनको ग्लानि महसूस होती है। कि अगर जिनके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर भी रहा होगा।
15 साल की उम्र से पहले। अब ये कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है? आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अचानक किसी का सामान चुरा लेना या छोटी मोटी चोरी कर लेना, या किसी को भी मार देना, किसी को भी ऐसे धक्का दे देना दूसरे बच्चे को कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, किसी का सर फोड़ देना। कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ही एग्रेसिव होती हैं, जिनके बारे में पेरेंट्स अक्सर ध्यान नहीं देते और छोड़ देते हैं उनको कि अरे ये शैतान है बच्चा, लेकिन शायद वो शैतान नहीं है, शायद वो उसे कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसलिए एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि शायद उनको कंडक्ट डिसऑर्डर था बचपन में, लेकिन वो कभी भी ट्रीट नहीं किया गया। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग लापरवाह होते हैं, उनको किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाना या कोई भी काम जिम्मेदारी से करना नहीं आता है और वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने में ज़रा भी नहीं हिचकते हैं। किसी भी तरह की उनको ग्लानि नहीं होती है और समाज के किसी भी तरह के नियम को वो नहीं मानते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के कारण क्या होते हैं? इसका कोई एक कारण नहीं है और कोई भी कारण इसके लिए क्लियर नहीं बताया जा सकता कि क्या कारण है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया किसी व्यक्ति में। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं जिसके बारे में जब कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट इस तरह के व्यक्ति के साथ बात करता है तो वो उन रिस्क फैक्टर के ऊपर फोकस करता है, उनके ऊपर ध्यान देता है। अब क्या है ये रिस्क फैक्टर? अगर आपका बचपन, उस इंसान का बचपन जिसके अंदर हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण देख रहे हैं वो ठीक नहीं रहा है, वो एब्यूज़िव रहा है, अगर माता पिता के बराबर झगड़े होते रहे हैं, मारपीट होती रही है, या बच्चे को मारा जाता था या उसको सुना नहीं गया, उसको हमेशा दबा के रखा गया, या उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है, मेंटल एब्यूज़ हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर भी हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अननोन हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं ठीक तरह से। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज़्यादातर आदमियों में ज़्यादा पाया जाता है, इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल। आदमी इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि कंडक्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है अगर वो 18 साल की उम्र से पहले, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, जब हम उनके बारे में पूछते हैं, उनके बचपन को जानते हैं, तो पता चलता है कि 15 साल की उम्र से पहले ही उनके अंदर झूठ बोलना, चोरी करना, बुली करना, दूसरों को परेशान करना, इस तरह के उनका बिहेवियर था। लेकिन उसके ऊपर ना किसी का ध्यान गया और ना ही किसी ने उसको ठीक करने की कोशिश करी। एक और भी रिस्क फैक्टर है कि अगर हमने बचपन में कंडक्ट डिसऑर्डर को नहीं समझा, नहीं पकड़ा, नहीं उसका इलाज किया, तो बहुत चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान आगे जा कर के एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डेवलप कर ले अपने अंदर। इंसान के व्यवहार का पैटर्न देख करके, उसकी पूरी हिस्ट्री ले करके, उसके कुछ लक्षणों को देख करके एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बता सकता है कि उसके अंदर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब इसके इलाज के बारे में हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो परिवार उसके लिए क्या कर सकता है, किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है? सबसे बड़ा जो इलाज है वो है साइकोथेरेपी, यानी जो साइकोलॉजिस्ट है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की साइकोथेरेपी करे, उसके जो सोचने का जो तरीका है, चीज़ों को देखने का जो तरीका है, वो बदलने के लिए हम साइकोथेरेपी करते हैं। कभी कभी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी अल्कोहल के ऊपर, और वो कैसे छुड़ाएं, या डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं, या उनको एंग्जाइटी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, वरना साइकोथेरेपी एक अकेला ट्रीटमेंट है जो कि मुझे लगता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर काम करता है। चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं अगर उनको सही समय पे उनका इलाज किया जाए और सही तरीके से किया जाए। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग तक 24 से 44 की उम्र तक उनके अंदर ये लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। 45 के बाद थोड़ा सा
कम होते चले जाते हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर वो बराबर एक साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहते हैं, साइकोथेरेपी को फॉलो करते हैं और अपनी सोच के पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में भी आराम हो सकता है और उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, मित्रगण हैं, वो भी एक सुकून की लाइफ जी सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो सोच को परिवर्तन करने में सहयोग करती है, लेकिन उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ या साइकोथेरेपिस्ट के साथ बराबर संपर्क में रहने की आवश्यकता है। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। आप चैनल को देखते तो हैं, व्यू तो करते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको लाइक करें। अगर आपका कोई मनपसंद टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने मैसेज मुझे भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।